फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग बिहार का जो करंट अफेयर्स था न्यूज़पेपर कटिंग से, तो पार्ट 1 इसका हो गया था और पार्ट 2 देखते हैं और एक पार्ट और आएगा उसमें लगभग क्या खत्म ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग न्यूज़पेपर से बिहार करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। इसका मेन जो हेडलाइन है उसको देख लेते हैं। बिहार में 4.28 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने कहा है कि यहाँ पे 4.28 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक पेड़ माह के नाम से वन महोत्सव की शुरुआत की गई है। ये जो फोटो ये फुलवारीशरीफ प्रखंड का है। यहाँ पे क्या हुआ है, इतना डिटेल नहीं देखते हैं, बस ये इम्पोर्टेंट है कि 4.28 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। अगला हेडिंग है कि देश का पहला भवन जिसकी बाहरी भाग पर 35,000 किलो तांबे का आवरण होगा। गांधी जी की जीवनी को दर्शाता है भवन बापू टावर। तो ये देश का पहला भवन होगा, इसके बाहरी जो भाग होगा इस पे 35,000 किलो का तांबा का आवरण लगेगा। और यह जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित भवन है बापू टावर। इसका निर्माण पूरा कर लिया गया है और यह कहाँ पे बना है, तो यह गर्दनी बाग में बना है, 7 एकड़ की भूमि में बना है और इसका उद्घाटन इस महीने होगा। और ये पहला है जहाँ पे 35,000 किलो का तांबा का आवरण लगा है और कुल यह 129.38 करोड़ रुपए की खर्च से बना है। बापू टावर कहाँ पे है, गर्दनी बाग में है और 5 रैंप में प्रदर्शित इसमें चीजें की गई हैं। तो डिटेल में थोड़ा सा इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। रैंप 1 में है गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह को दर्शाया गया है। रैंप 2 में द्वितीय विश्व युद्ध एवं उसका भारतवर्ष पे प्रभाव, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि को दिखाया गया है। रैंप 3 में गांधी जिन्ना का वार्ता जो हुआ था और शिमला सम्मेलन हुआ था, नोआखली यात्रा हुआ था, इस सबको दर्शाया गया। रैंप 4 में क्या हुआ है कि बिहार में गांधी जी प्रार्थना सभा में गांधी जी और माउंटबेटन के साथ गांधी जी की मुलाकात और गांधी जी की कश्मीर यात्रा जो था उसको दिखाया गया है और देश विभाजन हेतु जो बातचीत किया गया है उसको दिखाया गया है। रैंप 5 में क्या हुआ है, तो रैंप 5 में गांधी जी की एक प्रेरणा स्रोत गांधी जी एक आइकन है, ये दिखाया गया। अर्थात कुल 5 रैंप में उनके बारे में ये दर्शाया गया है कम बापू टावर में। और ये कहाँ पे बना है, तो गर्दनी बाग में बना है और ये इसमें 35,000 किलो का तांबा है। अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है डार्क वेब नेटवर्क से भारत सहित दुनिया भर में हो रही हर तरह के ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। डार्क वेब जो नेटवर्क होता है वो इंटरनेट का लगभग 80-90% हिस्सा होता है। हम लोग जो यूज करते हैं वो बहुत कम ही उसका भाग यूज करते हैं। तो दुनिया भर में क्या है ना कि ड्रग सप्लाई और यहाँ पर तस्करी कारोबार इस सब के लिए बहुत ज्यादा यहाँ से हो रहा है। वानुआती द्वीप में बैठा टॉम और डार्क वेब पर ऑर्डर, पटना में 1 घंटे में हीरोइन की डिलीवरी हो जाती है। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में छिपाकर समुद्री मार्ग से भारत लाया जाता है ड्रग्स का कंसाइनमेंट। भारत में आता है ये ड्रग्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में छिपा करके। डार्क वेब पर उपलब्ध वेबसाइट और माफिया से चैट और वेबसाइट पर उपलब्ध रेट लिस्ट यहाँ पे शो किया गया है। तो भारत के लिए उपलब्ध ड्रग्स, कराए जाने वाले ड्रग्स की प्रति ग्राम कीमत कितना है देख ले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेते हैं। सतीव कैनाबिस 1000 है और ओजी कुश 500 है। ये बहुत सारा उसका टाइप दिया हुआ है, इसको हटाते हैं। अगला हेडिंग देखते हैं। बिहार में ये हो गया 4.28 करोड़ पौधा होगा। अगला नीचे देखते हैं हेडिंग कि राज्य में वैकल्पिक बिजली उत्पादन में मदद करेगा ऑस्ट्रेलिया। स्मार्ट मीटर के काम को देखने आई केरल की टीम। तो बिहार के स्मार्ट मीटर कार्य को देखने के लिए केरल की टीम आई है और इस साल के अंत तक बाढ़ बिजली घर का अंतिम 5वीं इकाई चालू हो जाएगी। और दूसरी ओर बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन की प्रगति को समझने के लिए केरल सरकार की टीम पटना पहुंची है और पूरे राज्य में 43 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल किए गए हैं। इसका ये देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो राज्य में गैर परंपरागत बिजली उत्पादन की असीम संभावना है और बिहार में बिजली के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से ऑस्ट्रेलिया भी अवगत है। राज्य में गैर परंपरागत बिजली उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं और सरकार जल जीवन हरियाली मिशन के तहत गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा दे रही है। अब तक 3500 से अधिक सरकारी भवनों पे सोलर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं और आगामी 2 वर्षों में 9,000 सरकारी भवनों में सोलर प्लांट लगाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 4 क्षेत्र हैं, जलाशय और नहर हैं और नदियों के किनारे भी सोलर प्लांट लगाए जाने की योजना है। बिहार में 16,000 मेगावाट परंपरागत बिजली का हो सकता है और गैर परंपरागत का उत्पादन हो सकता है। केंद्र सरकार की ओर से किए गए हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 16,000 मेगावाट गैर परंपरागत बिजली का उत्पादन हो सकता है, संभावनाएं हैं यहाँ पे। और केंद्र सरकार ने बिहार में 11,200 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन
होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा राज्य में 3650 मेगावाट पवन ऊर्जा का भी उत्पादन हो सकता है और राज्य में छोटी छोटी इकाई लगा के जहाँ पे डैम है वहाँ पे पन बिजली उत्पादन भी किया जा सकता है। और राज्य में बायोमास जो यहाँ पे पशु बहुत ज्यादा है तो बायोमास की संभावना भी है और इसे 619 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी हो सकता है। अगला हेडिंग देखते हैं कि राज्यसभा की 12 सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई है और भाजपा को 4 सीटों का फायदा संभव है। 12 सीटों पर घोषणा से भाजपा को 4 सीटें ज्यादा मिल सकते हैं। बिहार में खाली हुई हैं 2 राज्यसभा की सीटें और उनके लिए 3 सितंबर को चुनाव होगा। राज्यसभा के 12 रिक्त सीटों के लिए 3 सितंबर से को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के अनुसार 3 को ही मतदान के बाद परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे उसी दिन और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है 26 से 27 अगस्त तक। तो इसको हटाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि पाटलिपुत्र से मीसा भारती और नवादा से विवेक ठाकुर ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिए हैं और मीसा भारती का कार्यकाल 7 जुलाई 2028 और विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है और इस अवधि के लिए ही नया चुनाव हो रहा है और अब तक एनडीए से एक उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा शामिल है और किसी भी गठबंधन से दूसरा उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया गया है। आगे देखते हैं बिहारी उत्पाद को सरकारी खरीद में प्राथमिकता। बिहारी उत्पाद को सरकारी खरीद में प्राथमिकता। पीएमसीएच में 4315 नए पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है और बालू के अवैध खनन की सूचना मिलने जो देगा उसको इनाम मिलेगा। थैलीसीमिया मरीजों का मुफ्त बोन मैरो प्रत्यारोपण भी होगा। बोन मैरो जो अस्थि मज्जा होता है तो थैलीसीमिया मरीजों का अस्थि मज्जा का मुफ्त में प्रत्यारोपण किया जाएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को स्वीकृति दे दी है और इसके तहत उनको 12 वर्ष या उससे कम आयु के बीटा थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित रोगी को 5 सेंटीमीटर कम हो उसको फ्री में क्या किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 36 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकारी खरीद और ठेके में बिहार के उद्यमियों को मिलेगी प्राथमिकता। आगे देखते हैं। 5 लाख रुपए तक की खरीद या टेंडर में लागू नहीं होगा सरकारी खरीद नीति का नया नियम। मंत्रिमंडल का यह निर्णय आया है। बिहार खरीद अधिमान्यता नीति 2024 पे मुहर लग गई है और कंपनी बिहार में कम से कम 1 वर्ष से बिहार में निबंधित होनी चाहिए। अगला है कि 50% बिहार के कर्मचारी होना आवश्यक है कंपनियां स्थानीय निर्माताओं के प्राविधान के तहत। तो जो कंपनियां होंगी उनमें 50% से अधिक बिहार के लोग होने चाहिए। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के बिहार में उत्पादन की सुविधा भी जरूरी शर्त। तो कुल मिला के ये खरीद और ठेके में बिहार के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि यहाँ पे उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार के मामले में रिटायर्ड जज शैलेश कुमार सिन्हा और लोकपाल नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि घटिया चयनकर्ताओं ने घटिया खिलाड़ियों को चुना, हाईकोर्ट का ये मानना है। तो बिहार हाईकोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश शैलेश कुमार सिन्हा जो सेवानिवृत्त हो गए उनको लोकपाल नियुक्त किया है और कोर्ट ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद बीसीए के पदाधिकारियों के खिलाफ की गई सभी शिकायतों पर बीसीए के उप नियमों के अनुसार फैसला करने का आदेश दिया है। आगे देखते हैं कि बीसीए का बैंक खाता उसके नियमों से चलेगा। तो कोर्ट ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्वाचित जो सचिव हैं उनका बीसीए द्वारा लंबे समय तक रिक्त रखा गया था और बीसीए के नियमों के अनुसार 45 दिनों के भीतर भरा जाना चाहिए था और बैंक खाता संचालन वित्त प्रबंधन से संबंधित शिकायत भी गंभीर मामला है और बैंक खाता सचिव कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होना था, लेकिन नियम कानूनों की अनदेखी की गई है। अगला हेडिंग देखते हैं। बिहार के 13 जिलों में होगी खनिज की खोज। तो बिहार के 13 जिलों में खनिज का खोज किया जाएगा। ये है कौन से 13 जिले हैं, तो यहाँ पे दिया है ना कि सर्वे में बिहार मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद, गया, रोहतास, नालंदा और नवादा, और जबकि झारखंड में पलामू, गिरिडीह, चतरा में होगा और 130 दिनों में सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे क्या करेगा, खनिजों की खोज करेगा इन 13 जिलों में। आगे देखते हैं कि 102 साल पुराना है भवन और चलता था परिवहन विभाग का कार्यालय। 102 साल पुराना भवन में परिवहन विभाग का कार्यालय को चलाया जाता था
आगे देखते हैं कि सुल्तान पैलेस को हेरिटेज होटल के रूप में किया जाएगा विकसित। सुल्तान जो पैलेस है इसको हेरिटेज होटल बनाया जाएगा और खाली जमीन पर बनेगा 5 स्टार होटल। 1922 में कराया गया था इसका निर्माण। सुल्तान पैलेस ऐतिहासिक गार्डनर रोड अब बीरचंद पटेल मार्ग पर बना है और इसका निर्माण वर्ष 1922 में बैरिस्टर सर सुल्तान अहमद ने करवाया था। 1922 में बैरिस्टर सर सुल्तान अहमद ने करवाया था। छत व दीवारों की नक्काशी में 18 कैरेट सोने का उपयोग किया गया है और ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए बनाई गई नक्काशीदार सीढ़ी। तो ये क्या हुआ है कि इसका जो लकड़ी था वर्मा से मंगाया गया था, लकड़ी को वर्मा से मंगाया गया था और इसकी दीवारों को फूल पत्तियों की चित्रकारी से सजाया गया। सुल्तान पैलेस को बचाकर इसे हेरिटेज के तौर पर संरक्षित किया जाएगा। और इसको निर्माण कौन किए थे? तो 1922 में किया गया था बैरिस्टर सर सुल्तान अहमद के द्वारा और दिसंबर तक होगा इसका ग्लोबल टेंडर। तो शहर में 3 5 स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला हेडिंग है कि सूबे में शीघ्र काम करेगा इस आक्षेप। राज्य का पुलिस महकमा जल्द ही मुकदमों के अनुसंधान को लेकर नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अब सभी मामलों के अनुसंधान से जुड़े साक्ष्यों और तमाम तथ्यों को ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है और जल्द ही यह ऐप पूरी तरह से काम करने लगेगा और इसे टेस्टिंग के तौर पे किया जा रहा है। अब इसी पर अनुसंधान से जुड़े सभी साक्ष्य को करना होगा अपलोड। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की बदौलत ही अपराधियों को सजा दिलाने पर होगा जोर। पुलिस महकमे के अनुसंधान पदाधिकारी करेंगे इसका उपयोग। आगे देखते हैं, अगला अच्छी बात है कि अगर पूछ सकता है कि इस साक्ष्य ऐप किसके लिए बना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि इस शिक्षा को शिक्षकों के लिए बना है, शिक्षा विभाग के लिए बना, उसी तरह से इस साक्ष्य पुलिस विभाग के लिए बना है। आगे देखते हैं, अगला हेडलाइन है कि देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं ब्रह्मा कुमारी। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आध्यात्मिक सशक्तिकरण की ओर से कार्यक्रम में बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और इन लोगों ने ब्रह्मा कुमारी के बहन पूरे जीवन भारत की बहनों को आत्मनिर्भर व मजबूत बनाने में जुटी हुई हैं। आगे देखते हैं, आगे है रोजगार सृजन अनुदान की दरें तय और उद्योग विभाग ने जारी किया अधिसूचना। तो जिन कारखानों में 75% बिहारी कर्मी हैं उन्हें सरकार देगी अनुदान। तो जिन कारखानों में 75% बिहारी कर्मी होंगे उन्हें सरकार अनुदान देगी। आगे देखते हैं कि अर्ध कुशल श्रेणी के अनुदान की प्रति माह की अधिसीमा 3,000 रुपये प्रति कर्मी होगी और कुशल कर्मचारी को प्रति माह 4,000 रुपये प्रति कर्मी मिलेगा। उच्च कुशल कर्मचारी को 5,000 रुपये दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह अनुदान इकाई के पूर्णकालिक कर्मियों को दिया जाएगा। वस्त्र एवं चर्म नीति के तहत अनुदान की अधिसीमा में उत्पादन तिथि से 7 साल के लिए देय होगा। अन्य नीतियों के तहत अनुदान उत्पादन तिथि से 5 वर्ष के लिए देय होगा और उच्च प्राथमिकता वाले सेक्टर में अगर स्वीकृत परियोजना की लागत 200 करोड़ से अधिक हो तो यह अनुदान 7 साल के लिए देय होगा। यह अनुदान प्राप्त करने वाली इकाइयों को मूल उत्पादन कार्य के लिए नियोजित अपने कर्मियों को भुगतान किए गए प्रथम वेतन का साक्ष्य उपलब्ध करना होगा और यह अनुदान उन्हीं इकाइयों को दिए होगा जिनका व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। तो जब कोई कंपनी का उत्पादन प्रारंभ होगा तो उनके कर्मियों को सरकार वेतन देने में मदद करेगी। अगला हेडिंग है कि ये तो बहुत अच्छी पहल है। तो 6 माह में 1 लाख से अधिक बच्चों का बना बाल आधार। 1 लाख से अधिक बच्चों का बाल आधार बन गया है। सूबे के प्रत्येक प्रखंड के 2 स्कूलों में चल रहे आधार सेंटर पर बने बाल आधार जनवरी से जून तक कुल 1,36,110 बच्चों का बन चुका है बाल आधार। और अगला है कि UIDAI के आंकड़ों से इसे खुलासा किया गया है कि ये मंथ दिए गए हैं कि इस मंथ में कितने बने हैं। आगे देखते हैं, अगला हेडलाइन है कि राज्य में 150 दिनों तक होगा गन्ना पेराई का सत्र। उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों में जुटा गन्ना उद्योग विभाग और अभी 128 दिनों का है पेराई सत्र। 4 साल पहले था सिर्फ 77 दिन और इससे क्या हुआ, चीनी उत्पादन भी बढ़ा है। 2020-21 में चीनी उत्पादन 4.62 लाख टन था और अभी बढ़ के ये हो गया 6.87 लाख टन। तो 20-21 में 4.62 लाख टन चीनी उत्पादन था और अभी बढ़ के कितना हो गया 6.87 लाख टन। अगला हेडिंग देख लेते हैं। अगला हेडिंग है क्या है हेडलाइन
कि अगला हेडलाइन है कि भूजल पे दबाव कम करने की शुरू होगी पहल और केंद्र ने मांगा प्रस्ताव। ग्रामीण क्षेत्रों में सतही जल योजना को लागू करने के लिए होगा सर्वे और भूजल पे जो दबाव है उसको कम किया जाएगा, क्योंकि बहुत दोहन हो रहा है भूजल का। कई इलाकों में हर साल गर्मी में भूजल का स्तर नीचे चला जाता है और इससे क्या होता है कि 138 जो पंचायतें हैं वो क्रिटिकल जोन में शामिल की गई हैं। 138 पंचायतों को क्रिटिकल जोन में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से सतही जल योजना पे काम करने के लिए प्रस्ताव मांगा है। आगे देखते हैं कि नदी, डैम और तालाब से लिया जाएगा पानी। राज्य की 75% सिंचाई भूजल आधारित है। अभी नदी, डैम और तालाब से क्या होगा कि पानी ज्यादा लिया जाएगा, उससे ज्यादा खेती की सिंचाई होगा, उस पर बढ़ोतरी किया जाएगा। बिहार के कई इलाकों में गंगा जल योजना के तहत लोगों के घरों में नदी व डैम के माध्यम से शुद्ध पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं अब ग्रामीण इलाकों में भी योजना के तहत पीएचडी प्रस्ताव जारी किया जा रहा है। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने पर योजना के संबंध में केंद्र सरकार से आगे की बातचीत हो सके और अधिकारियों के मुताबिक राज्य भर के 10 जिलों में योजना के तहत पानी पहुंचाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए पीएचईडी की तैयारी तेजी से हो रही है, ताकि अगले 5 वर्षों में नदी, डैम व अन्य माध्यमों से पानी लेकर लोगों के घरों तक पीने का पानी पहुंचाया जा सके। इस योजना पर जल्द ही मुहर लगने की उम्मीद है और इस योजना को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राशि भी राज्यों को दी जाएगी। आगे देखते हैं कि घट रहा है पानी। बिहार के संदर्भ में केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़ों को देखें तो राज्य की लगभग 75% सिंचाई भूजल आधारित है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में वार्षिक रूप से प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता घट रही है। वर्ष 2001 में आबादी के मुताबिक भूजल में प्रति व्यक्ति 15,94,000 लीटर पानी था, जो 2011 में घटकर 12,73,000 मीटर ही मात्र बचा है और अगर सार्थक प्रयास नहीं हुआ तो 2025 में यह आंकड़ा 10 लाख हो जाएगा, 10,06,000 प्रति व्यक्ति और 2050 तक यह मात्र 35,000 लीटर रह जाएगा प्रति व्यक्ति उपलब्धता। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे में आने वाले समय में पानी की कमी जिलों में होगी और भूजल का दायरा भी बढ़ेगा। जहां आज पानी 30 फुट पे मिल जाता है, वह बढ़ के 50, 60 और 80 फुट तक पहुंच सकता है। खैर अभी भी तो कहीं कहीं चला गया है, 30 फुट पर हर जगह नहीं अवेलेबल है पानी। इसी वर्ष बनेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय राजगीर व भागलपुर में एयरपोर्ट। एडवांटेज डायलॉग मैं हूं बिहार में वाले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिजनेसमैन के साथ नेताओं का संबंध होना भ्रष्टाचार नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिजनेसमैन के साथ नेताओं का संबंध होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं है। आगे देखते हैं कि बिहार में उच्च उद्यमिता उद्योग के क्षेत्र में हो रहा है काम और 2 महीने में सरकार तैयार करने जा रही है 5,000 एकड़ का लैंड बैंक, ताकि यहाँ पे उद्योग का निर्माण किया जा सके। राधे कृष्ण पिल्लई बोले कि उधार से नहीं, रणनीति तय कर मेहनत से होगी आय और युवा पर 5 वर्षों के लिए विश्वास करे सरकार। तो युवाओं पे 5 वर्ष तक सरकार को विश्वास करना चाहिए, उसको ऋण मुहैया करा सुविधा दे। आगे देखना है कि धैर्य के साथ पोर्टफोलियो बनाए, बरसेगा पैसा। तो सब कोई अपना अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि धैर्य के साथ। बीते 7-8 वर्षों में देश में कई बड़े फैसले हुए हैं, जैसे नोटबंदी, जीएसटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम प्लान्स, कोविड ब्याज दर में बढ़ोतरी आदि कई बड़े प्रभावित निर्णय लिए गए हैं। इसके बावजूद शेयर बाजार ने हर वर्ष औसतन 15% निफ्टी में रिटर्न दिया है और इस दौरान सही शेयर में पैसा लाकर 4-5 गुना तक मुनाफा बढ़ाया गया है। आगे देखते हैं अगला हेडिंग। खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार हो गया है और मकसद बिहार को पसंदीदा निवेश स्थल बनाना है। तो पसंदीदा यहाँ पे लोग निवेश करें, इसके लिए यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार किया गया है। मिथिला के मखाना, भागलपुर की जर्दालू आम, गया के मगही पान, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, सिलाव की खाजा की प्रसंस्करण इकाई भी यहाँ पे खुलेगी बिहार में। मिथिला का मखाना, भागलपुर का जर्दालू आम, गया का मगही पान, मुजफ्फरपुर का शाही लीची और सिलाव का खाजा। आगे देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण में और क्या क्या किया जाएगा। तो खाद्य प्रसंस्करण में होगा कि कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन को भी शामिल किया जाएगा। मक्का प्रसंस्करण, फल सब्जी प्रसंस्करण, दलहन तिलहन प्रसंस्करण, दूध प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण, मांस, पोल्ट्री, मछली, मसाला, जड़ी बूटी, बेकरी और बहुत सारी चीजों की बिहार में अपार संभावनाएं हैं।
बिहार ऐसे खाद्य प्रसंस्करण इकाई खोलने के लिए तैयार है। आगे देखते हैं, पहला पॉइंट है मेगा फूड पार्क। तो मुजफ्फरपुर में 140 एकड़ क्षेत्र में मेगा फूड पार्क बन रहा है। यहाँ कम से कम 60 इकाइयां लगाई जा सकती हैं और यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए का निवेश संभव है। इससे 25,000 लोगों को नौकरी मिलेगी और यहाँ 5,000 मीट्रिक टन प्रति वेयर हाउस क्षमता वाले 2 ड्राई वेयर हाउस भी बनेंगे और इतना ही क्षमता वाले एक प्याज कोल्ड स्टोरेज व आलू कोल्ड स्टोरेज भी बनेंगे और 4,000 मीट्रिक टन वाला फ्रोजन स्टोरेज भी बनेगा। 80 मीट्रिक टन का केला पकाने का चैम्बर और खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी तैयार किया जा रहा है। आगे है कि पटना के बिहटा में ई रेडिएशन सेंटर बनेगा। पटना के बिहटा में ई रेडिएशन सेंटर बनेगा और रेडिएशन तकनीक से प्रसंस्कृत होने के बाद राज्य से फल, सब्जियां और दूसरे खाद्य पदार्थ सीधे अमेरिका और यूरोप में बाजार में जा सकते हैं। इरेडिएशन के बाद मसाले, हर्बल उत्पाद, ठंडा मांस, मछली जैसे जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों का न केवल जीवन काल बढ़ेगा बल्कि गुणवत्ता भी बनी रहेगी और इरेडिएशन के बाद पैकिंग करने पर महीनों तक खाद्य पदार्थों के खराब होने की संभावना भी कम हो जाती है। इन कृषि उत्पादनों में बिहार काफी आगे है, जैसे कि मखाना में देश का 90% उत्पादक है बिहार, तो इसमें बहुत ज्यादा संभावना है। लीची में भी बिहार सबसे बड़ा उत्पादक है। आम में भी ये बिहार तीसरा उत्पादक है। भिंडी में चौथा बड़ा है और ईख में छठा बड़ा, सब्जी में चौथा बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे इसको प्रसंस्कृत करके देश विदेश और देश के अन्य भागों में पहुंचाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि सतत जीविकोपार्जन योजना से पशु शेड का होगा निर्माण। तो आगे देखते हैं कि इसमें शराब ताड़ी का धंधा छोड़ने वाले 40,000 परिवारों को मिलेगा रोजगार। जो लोग शराब ताड़ी का धंधा छोड़ चुके हैं तो उनको रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। सतत जीविकोपार्जन योजना से पशु शेड। आगे देखते हैं कि 2 पशुओं के शेड के लिए 1 लाख और 4 पशुओं के लिए 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। 2 पशुओं के शेड के लिए कितना लाख, तो 1 लाख और 4 पशुओं के लिए 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। कटिहार, मधुबनी, गया, समस्तीपुर में सबसे अधिक लाभुक हैं। 7 जिलों में सबसे अधिक परिवार इस योजना के लिए चिन्हित किए गए हैं। कटिहार, मधुबनी, गया और समस्तीपुर में। कटिहार में 2218, मधुबनी में 2214 और गया में 2205 प्रथम प्राथमिकता वाले परिवारों को पशु शेड का लाभ मिलेगा और समस्तीपुर बहुत सारा दिया है कि किसमें कितना मिलेगा लगभग। आगे देखते हैं कि किशनगंज में सिर्फ 156 परिवार की जीविका बाधित हुई है। कैमूर में 655, सुपौल में 634, तो इन परिवारों को चिन्हित किया गया है और उनको पशु शेड के तहत अनुदान दी जाएगी। आगे देखते हैं कि 73,000 परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 53,000 के पास ही भूमि है। इस योजना का लाभ देने के लिए कुल 73,160 परिवारों को चिन्हित किया गया है। इन 73,000 परिवारों में से प्रथम प्राथमिकता वाले परिवारों की संख्या 40,000 है। ग्रामीण विकास जिलों को जिले से भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार 53,000 परिवारों के पास से भूमि उपलब्ध है। शेष लाभुकों के पास पशु शेड निर्माण के लिए भूमि ही उपलब्ध नहीं है। आगे देखते हैं, बिहार म्यूजियम को मिला बेस्ट अवार्ड। बिहार म्यूजियम को बेस्ट अवार्ड मिला है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत म्यूजियम पर 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया और इसमें बिहार को बेस्ट का अवार्ड मिला है। ये समारोह का फोटो है। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के 150 से अधिक प्रतिभागी मौजूद थे और बिहार से बिहार संग्रहालय के क्यूरेटर अरविंद महाजन और क्यूरेटिकल एसोसिएट रविशंकर गुप्ता ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। आगे हेडिंग देखते हैं, पर्यटकीय सुविधाओं से लैस ककोलत जलप्रपात का लोकार्पण हुआ है। तो इससे क्या होगा, ककोलत जलप्रपात जो नवादा में है, तो इससे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हरनौत के द्वारिका बिगहा के मुहाने पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया गया। नवादा में शनिवार को ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का जायजा लेते नीतीश कुमार, उनके साथ में उनके मंत्री प्रेम कुमार। आगे देखते हैं, आगे है कि निजी कोचिंग संचालकों के निबंधन के लिए 5,000 शुल्क लगेगा। कोचिंग के निबंधन को बनेगा पोर्टल। जांच में एक ही दिखी एग्जिट और एक ही एंट्री पॉइंट दिखी है। तो पिछले दिनों जो राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत हुई है, उसके बाद बहुत सारे कोचिंग का जायजा लिया गया और कोचिंग पे कार्रवाई की गई। कोचिंग बंद होने से स्टूडेंट भी परेशान हो गए हैं।
आगे देखते हैं कि आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम में अब बाल विवाह और दहेज प्रथा भी शामिल की गई है। बाल विवाह दहेज प्रथा को भी शामिल किया गया है आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम में। बाल विवाह दहेज प्रथा छेड़खानी जैसे टॉपिक को भी अब पढ़ाई किया जाएगा और इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पहल है। एनसीईआरटी के सूत्रों की माने तो यह पाठ्यक्रम 162 पेज का है और इसमें पुराने अध्याय के साथ नए अध्याय को भी रखा गया है और पाठ्यक्रम को बनाने के लिए राज्य भर के 50 से अधिक शिक्षकों की विषयवार टीम बनाई गई थी। आगे देखते हैं कि कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत आनंद कुमार बने हैं। कोरिया सुपर 30 के पैकेज लेकर भारतीय युवा घूम सकेंगे पूरा देश। तो कोरिया सुपर 30 पैकेज लेकर के भारतीय युवा पूरा देश को घूम सकते हैं। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार वर्ष 2024 के लिए कोरिया की ओर से कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत के रूप में नामित किए गए हैं। कोरिया ने सुपर 30 यात्रा पैकेज भी पेश की है ताकि युवा छात्र बिना किसी कठिनाई के देश का दौरा कर सकें। आगे देखते हैं, माता पिता भी कोरिया सुपर 30 कार्यक्रम के लिए केटीओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर अपने बच्चों को नामित कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं कि अब पटना एयरपोर्ट पर प्रवेश के लिए चेहरा ही काफी है। डीजी यात्रा सेवाओं का शुभारंभ कर दिया गया और मोबाइल पर सेल्फी के साथ बोर्डिंग पास अपलोड करते ही विमान यात्रियों को मिल जाएगा बारकोड। तो डीजी यात्रा जो है उस पे क्या होगा कि जो यात्री हैं वो सेल्फी अपना बोर्डिंग पास का अपलोड करेंगे और विमान यात्रियों को उनका बारकोड मिल जाएगा। अब एयरपोर्ट पे यात्रियों को नहीं लगाना पड़ेगा लंबी कतार और डीजी पोर्ट से इनको डीजी यात्रा से इनको हेल्प मिलेगा बहुत ज्यादा। आगे देखते हैं, कचरा प्रबंधन पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। रेवेन्यू मॉडल से ही कचरा प्रबंधन संभव है और वेस्ट से हेल्थ बढ़ाएं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि रेवेन्यू मॉडल से ही कचरा प्रबंधन संभव है और वेस्ट से वेल्थ बढ़ाएं। 8 राज्यों के नगर विकास विभाग के पदाधिकारी सहित देश विदेश की 24 कंपनियों ने लिया भाग। बेस्ट प्रैक्टिसेज का दिया प्रेजेंटेशन। कार्यशाला का उद्घाटन करते सम्राट चौधरी हैं, उनके साथ नवीन व आनंद किशोर हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि अध्ययन कर रहे 1 महीने के अंदर तैयार होगा रोड मैप, नितिन ने कहा है। तो ये बस इतना इम्पोर्टेंट है कि रेवेन्यू नोडल से ही कचरा प्रबंधन होगा और इसका वेस्ट से वेल्थ बढ़ाएं, इसका उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं, पेपरलेस होगा विश्व सचिवालय, अध्यक्ष ने देखा प्रेजेंटेशन। जल्द ही बिहार विधानसभा की कार्यवाही और विधानसभा सचिवालय जो है वो पेपरलेस हो जाएगा और गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कार्यालय कक्ष में बिहार विधानसभा के डिजिटाइजेशन एवं कंप्यूटरीकरण हेतु भारत सरकार के डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये फेमस है कि नेशनल BVIM, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अर्थात नेवा मॉड्यूल। तो नेवा मॉड्यूल के तहत जो सचिवालय है वो पेपरलेस हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला हेडलाइन, सरकार उन्हीं भवनों में त्वरित चालक लग रहे हैं जो 2022 के बाद बन रहे हैं, जबकि ज्यादातर स्कूल काफी पुराने हैं। तो जो नए भवन बन रहे हैं वहां पे त्वरित चालक लगाए जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं कि सरकार सावधान नहीं है, राज्य में ठनका रोधी स्कूल न के बराबर है। दैनिक भास्कर की पड़ताल में 5 जिलों के अफसरों ने बताया कि यहाँ पे ठनका रोधी स्कूल बने हैं। ये जिले हैं गया, कैमूर, औरंगाबाद, छपरा, सासाराम। शेष जिले 10 जिले हैं जहाँ के स्कूल में कमरे ठनका रोधी बनाए गए हैं। इस बरसात अब तक ठनका से कुल 150 मौतें हो चुकी हैं। 19 छात्राएं बेहोश हुई हैं और इसी 11 जुलाई को आरा के तरारी प्रखंड के बड़का गांव +2 उच्च विद्यालय के कुछ दूरी पर ठनका गिरने की आवाज से 19 छात्राएं बीमार पड़ गईं और सभी बच्चियों का इलाज भी किया जा रहा है। कहते हैं जिम्मेवार, अब तक किसी भी विद्यालय में उनका निरोधी यंत्र नहीं लगाया गया। वर्तमान में 14 +2 के विद्यालय निर्माणाधीन है। इन सभी विद्यालयों में ठनका निरोधी यंत्र लगाने की योजना की गई है। आगे देखते हैं कि ठनका रोधी अर्थात वो बिजली वाला जो बिजली चमक गिरता है। केंद्र से आवंटित 3 खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। 20 सितंबर तक जमा कर सकेंगे तकनीकी बोली और प्रारंभिक राशि। 20 सितंबर तक जमा हो सकेगा तकनीकी बोली और प्रारंभिक राशि और 3 खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इनमें से है कि जमुई जिला में मैग्नेटाइट के 2 ब्लॉक हैं और रोहतास जिले की चूना पत्थर की 1 ब्लॉक शामिल है। तो जमुई जिले के मैग्नेटाइट के 2 ब्लॉक और रोहतास जिले की चूना पत्थर की 1 ब्लॉक को क्या होगा, तो ये होगा नीलामी होगा और 13 तारीख तक खनिज ब्लॉक के निविदा दस्तावेज खरीदे जा सकेंगे। तो आगे देख लेते हैं। बिहार के मखाना की ब्रांडिंग देश ही नहीं विदेशों में भी होगी। इस भवन में 3 और 4 अगस्त को होगा मखाना महोत्सव और उत्पादक होंगे कंपनियां, प्रमुख निर्यातक और व्यापारी इसमें शामिल हो गए। आगे देखते हैं कि लोग महोत्सव में अलग अलग स्वाद वाले मखाना की खरीदारी भी कर सकेंगे और मखाना की खेती को बढ़ावा देने के साथ किसानों की आय में भी इजाफा होगा इससे। बिहार में मखाना उत्पादन का 85%, बिहार में मखाना उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 85% मखाना का उत्पादन मुख्य रूप से बिहार के दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, फरबिसगंज, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय और शिवहर में होता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 की तुलना में 21-22 में मखाना के रकबा में 171% वृद्धि हुआ है और मखाना की खेती में प्रति हेक्टेयर लगभग 25,000 रुपए की लागत आती है और मखाना तैयार कर बेचने पर 70 से 80 हजार का मुनाफा भी होता है प्रति हेक्टेयर। खेती है फायदेमंद। बिहार में मखाना की खेती कर रहे किसानों का मानना है कि धान गेहूं की तुलना में मखाना की खेती से उन्हें 2 से 3 गुना अधिक आय हो रही है। अनुसंधान से मखाना की खेती काफी सहज है और ऐसे में इन किसानों को मनोबल को और बढ़ाने के लिए समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। मखाना महोत्सव में प्रदर्शनी के साथ बिक्री भी हो रही है और इस दौरान जीआई टैग भी मिथिला मखाना पे परिचर्चा की गई है। आगे देखते हैं कि नीति आयोग से कराया गया था एटीएल विज्ञान मैराथन। नीति आयोग ने एटीएल विज्ञान मैराथन कराया था और अटल इनोवेशन मिशन में बिहार के 4 बच्चों का चयन किया गया है। कम जगह पे अधिक उत्पादन के लिए बनाई थी पौधशाला। बिहार के छात्रों ने 2 प्रोजेक्ट बनाए थे और इनमें से ऋषि कुमार और रवि कुमार का कम जगह पे अधिक उत्पादन के लिए पौधशाला का प्रोजेक्ट बनाया गया था और ऋषि कुमार ने बताया कि एरियल फर्टिगेशन डिस्पेंसर से संबंधित परियोजना है। इसके तहत कम जगहों पर भी पौधशाला बनाई जा सकती है। वहीं छात्र प्रवीण कुमार और राकेश कुमार ने स्मार्ट रिवर क्लीनर का प्रोजेक्ट बनाया था जिससे कि रिवर क्लीन हो सके। आगे देखते हैं। कचरा प्रबंधन के तौर तरीकों और तकनीकी को बताएंगे जापान और नीदरलैंड के विशेषज्ञ। 8 राज्यों के प्रतिनिधियों समेत 24 कंपनियां भी देंगी प्रेजेंटेशन अपना और कचरा प्रबंधन के पर जापान और नीदरलैंड के विशेषज्ञ आएंगे और वो इस पे अपना जो भी होगा सुझाव देंगे, बताएंगे। अगला देखते हैं हेडलाइन कि बिहार पे मंडरा रहा सूखे का संकट और औसत से 60% तक कम बारिश हुआ है। इन जिलों में 40 से 60% तक बारिश कम हुई है। 15 जिलों में 20 से 40% की कमी देखी गई है और ये जिला अररिया, औरंगाबाद, बांका, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा और शिवहर। 4 जिलों में 20% की कमी हुई है, अरवल, नवादा, सिवान और पश्चिम चंपारण। जिलों में 10 से 20% तक गिर गया है भूजल स्तर और 18 जिलों में सामान्य से 60% तक कम बारिश हुई जबकि 17% बारिश किशनगंज में क्या हुआ है, अधिक हुआ है। आगे देखते हैं। गिनती में ईवीएम के कुछ मत कम निकले या फिर ज्यादा। बिहार के स्तर पे 21 संसदीय क्षेत्रों में पड़े कुल मतों से 5015 मत अधिक गिने गए जबकि 19 लोक क्षेत्रों में पड़े कुल मतों से 9924 मत कम गिने गए। राष्ट्रीय स्तर पे यह 362 संसदीय क्षेत्रों में पड़े मतों से 5,54,598 मत कम गिने गए और वहीं 176 संसदीय क्षेत्रों में पड़े मतों में 3,35,000 मत अधिक गिने गए अर्थात 362 में ज्यादा गिने गए और 176 में कम गिने गए थे। पिछली बार भी मामला था ये संज्ञान में। ऐसी विसंगति पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में 140 संसदीय क्षेत्रों से मिली थी और एडीआर इस प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था।
तब न्यायालय के समक्ष निर्वाचन आयोग ने मतगणना में विसंगति के आरोपों का निर्मूल बताया था। आयोग का तर्क था कि याचिकाकर्ताओं और मीडिया ने अपने आकलन में चुनाव आयोग के ऐप पर प्रकाशित मतदान की अनुमानित संख्या को लिखा था। यही कारण है कि उनके आंकड़ा गिने गए वोटों की वास्तविक संख्या से मेल नहीं खाते। तब यह विसंगति बिहार के औरंगाबाद लोक क्षेत्र में भी पाई गई थी। संसदीय क्षेत्रवार मतों की विसंगति को यह दिखाया गया है कि कौन सा जिला में कितना विसंगति रहा है। संदेह का समुचित समाधान आवश्यक है। जो संदेह है इसका समुचित समाधान आवश्यक है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम से डाले गए सभी वोटों की गिनती क्यों नहीं की। अगर आवश्यकता पड़ती तो उन जगहों पर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती की जा सकती थी जहां जीत का अंतर बहुत कम था। इस प्रश्न के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ज्ञान रंजन का कहना है कि 2019 के चुनाव के दौरान की अनियमितता और अनैतिकता को दोहराए जाने से रोकने में निर्वाचन आयोग 2024 में भी विफल रहा और इससे क्या हुआ है कि मतदाताओं के मन में संदेह पैदा हो गया है। चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के लिए आशंकाओं का उचित समाधान आवश्यक है। प्लस यानी ईवीएम में पड़े कुल वोटों से अधिक और माइनस मतलब जितना पड़ा था उससे कहीं अधिक और कहीं कम की गिनती हुआ है। आगे देखते हैं कि भोजपुरी को आधिकारिक दर्जा के लिए रवि किशन ने पेश किया निजी विधेयक। भाजपा सांसद ने कहा कि भोजपुरी का समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य, इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। आगे देखते हैं कि एआई के चलते श्रमिकों के अधिकार को सुनिश्चित करने को निजी विधेयक सूचीबद्ध किया गया है। अगला हेडलाइन है कि बिहार में बालू के अवैध खनन पे रोक का मॉडल देश भर में हो सकता है लागू। बिहार में बालू के अवैध खनन पे रोक का मॉडल देश भर में लागू हो सकता है। भाजपा के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बिहार का यह नवाचार प्रधानमंत्री को पसंद आया और उप मुख्यमंत्री शाह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा की ओर से भी दी गई प्रस्तुति की हुई यह सराहना कि अवैध खनन पे कैसे रोक लगाया है बिहार, तो इसका पूरा मॉडल देश भर में लागू हो सकता है। रेवड़ी व अनदेखी की भेंट चढ़ा देश का पहला सौर ऊर्जा गाँव। तो देश का पहला सौर ऊर्जा जो गांव था वो रेवड़ी और अनदेखी की भेंट चढ़ गया है। वर्ष 2013 में जिले के मखदूमपुर प्रखंड धरनई गांव देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस के सौजन्य से देश का पहला सौर ऊर्जा गांव बना था और 3 करोड़ की लागत से सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया था। धनरई गांव में बंद पड़ा सौर ऊर्जा प्लांट जहानाबाद जिले में हाल ही में मैंने योगदान दिया है। मखदूमपुर प्रखंड के धनरई पंचायत में स्थापित देश के पहले सौर ऊर्जा गांव के बारे में जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से इसकी जानकारी मिली है कि बैटरी के अभाव में सौर ऊर्जा प्लांट बंद है, जबकि 3 करोड़ से ये बना था। जांच उपरांत वरीय अधिकारी को अवगत इसको कराया गया। अगला देखते हैं हेडलाइन क्या है, तो ये है कि 95 करोड़ रुपए से अधिक आएगी लागत। मुंगेर व लखीसराय जिले से जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के सुदृढ़ीकरण को भी मंजूरी दी गई है। पटना, लखीसराय, गया व कटिहार में बनेंगे 7 नए पावर सब स्टेशन। पटना के आशियाना नगर में कर्पूरी सटन और चंद्र विहार कॉलोनी के पास, गौल के कोथमा व दानापुर के गोला रोटी पॉइंट के पास सब स्टेशन का हो रहा है निर्माण। आगे देखते हैं विशेष राज्य के दर्जे से बिहार में बढ़ती निवेश और रोजगार की संभावना। पहली बार व्यवस्था, संविधान में विशेष राज्य का प्रावधान ही नहीं है। यह व्यवस्था पहली बार 1969 में अस्तित्व में आई थी। तब गाडगिल फॉर्मूले के आधार पे गाडगिल फॉर्मूला 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम को 1969 के गाडगिल फॉर्मूले के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला था। इसके साथ ही आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक पिछड़ापन था। राज्यों की योजना हेतु केंद्रीय सहायता का निर्धारण करने के लिए गाडगिल समिति को बनाई गई थी। विशेष दर्जा का मापदंड, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विशेष दर्जा के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं। पर्वतीय और दुर्गम भूभाग, जनसंख्या घनत्व या आदिवासी जनसंख्या की बड़ी हिस्सेदारी, सामरिक महत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा राज्य, आर्थिक ढांचागत संरचना से पिछड़ापन और प्रति व्यक्ति आय, राज्य की वित्त अलाभकारी प्रकृति आदि के मापदंड थे। अब तक 12 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। इसमें है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, अर्थात पूर्वोत्तर के 7 और एक सिक्किम 8 जिलों वो हो गए। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर हो गया, मेघालय ये तो हो गया, उधर तेलंगाना हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 3 और ये एक जम्मू कश्मीर 4 और 8 पूर्वोत्तर के राज्य कुल हो गए 12। तो 12 जिलों को अब तक क्या हो गया है, मिल चुका है।
और अनुच्छेद 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर श्रेणी से बाहर हो चुका है, अर्थात अभी वर्तमान में कितने हैं? 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा वर्तमान में प्राप्त, 12 को था लेकिन जम्मू कश्मीर हट चुका है। आगे देखते हैं, आगे है कि कई प्रोजेक्ट में मनमाना पैसा लगाया फिर भी 29% राशि ही खर्च हो पाई। पटना स्मार्ट सिटी के 44 में से 29 प्रोजेक्ट हो गए हैं फेल। पटना स्मार्ट सिटी के 44 में से 29 प्रोजेक्ट फेल हो गए। आगे देखते हैं कि पूर्व मध्य रेल में सबसे पहले डीडीयू से मानपुर के बीच लगेगा कवच। डीडीयू से मानपुर के बीच कवच लगेगा, इसका हम डिटेल से देखते हैं। डीडीयू से प्रधान खांटा तक 4 चरण में, डीडीयू से प्रधान खांटा तक 4 चरण में होना है काम। सोननगर से गया के बीच काम अंतिम चरण में, सोननगर से गया के बीच काम अंतिम चरण में। अगला पॉइंट है कि डीडीयू से गया के बीच रेलवे पटरियों के आसपास लगाए जा रहे हैं टावर। डीडीयू से गया के बीच रेलवे पटरियों के आसपास टावर लगाए जा रहे हैं, ट्रेनों की टक्कर रोकने को कवच माना जा रहा है, जो सबसे बेहतर है। औरंगाबाद सोनपुर के बीच 30 किलोमीटर की दूरी में ट्रायल हो रहा है सफर। 208 करोड़ की लागत से 417 किलोमीटर लंबे मार्ग पर हो रहे हैं काम। आगे देखते हैं, जमुई के 2 और रोहतास के 1 ब्लॉक में दबा है 6090 करोड़ का खनिज। तो जमुई के 2 ब्लॉक और रोहतास के 1 ब्लॉक में 6090 करोड़ का खनिज को दबा गया है और उसके लिए अभी कुछ समय पहले ही देखे थे, इसको टेंडर भी पास किया गया है। राज्य सरकार की एजेंसी ने ये नीलामी निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 4329 करोड़ का भंडार जमुई में है। जमुई के माजूस और भंटा में मैग्नेटाइट का भंडार है और वहीं 1761 करोड़ का भंडार रोहतास जिले के भोरा कटरा में लाइमस्टोन का है, चूना पत्थर का। आगे देखते हैं कि सूबे के 101 अनुमंडल में बनाए जाएंगे उद्यमिता विकास केंद्र। तो 101 जो अनुमंडल हैं बिहार में, तो उसमें उद्यमिता विकास केंद्र बनेंगे। 40,000 लाभान्वित हो चुके हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से। और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने यह जानकारी दी है। उद्यमियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, केंद्रों पर होंगे ये काम, उद्यमशीलता को बढ़ावा, कौशल विकास प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच बढ़ेगी, तकनीकी जानकारी होगी और रोजगार का सृजन होगा। आगे देखते हैं, पेपर लीक अब गंभीर अपराध है और 10 साल तक की सजा होगी। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। विधानसभा में विपक्ष की अनुपस्थिति में बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण बिल ध्वनि मत से पारित हुआ। इसके पहले 1981 में नकल रोकने के लिए बना था कानून। तो 1981 में नकल रोकने के लिए कानून बना था और फिर से बनाया गया। बिहार में वर्ष 1981 में नकल रोकने के लिए कानून बनाया गया था और इस कानून के तहत महज 6 महीने की जेल और 2,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था और नए कानून में सख्त प्रावधान और धाराओं को शामिल किया गया है। अब क्या होगा? कानून के तहत पेपर लीक के दोषी को 10 साल, पहले 6 महीना था, अब 10 साल हो गया और 2,000 की जगह पे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कानून छात्र, शिक्षक या कोई अन्य हो, सभी पे लागू होगा। कानून राज्य सरकार की ओर से आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पे शामिल होगा। जांच कौन करेगा? तो अब पेपर लीक मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी ही करेंगे और इस जांच में सरकार किसी भी एजेंसी का सहयोग लेने के लिए स्वतंत्र है। हाल के दिनों में पेपर लीक, तो मई 2022 में हुआ था 67वें बीपीएससी पीटी प्रश्न पत्र लीक हुआ था। दिसंबर 2022 में बिहार एसएससी का परीक्षा पेपर लीक हुआ था। अक्टूबर 2023 में सिपाही भर्ती बहाली लीक हुआ था। मार्च 2023 में बीपीएससी ने शिक्षक बहाली की परीक्षा ली थी, वो लीक हुआ था। और मई 2024 को एनटीए ने 5 मई 2024 को नीट यूजी की परीक्षा ली, वो भी लीक हो गया था। आगे देखते हैं कि सीएम की विधायक रेखा को नसीहत, हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, चुपचाप सुनो। मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष हंगामा और नारेबाजी करता हुआ वेल पहुंचा और मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हाय हाय का नारा लगाने लगा। इस पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि सब लोग हाय 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 मत नहीं करो। वेल में खड़ी राजद विधायक रेखा देवी भी बोलने लगी। इस पर मुख्यमंत्री ने उनको नसीहत दी और महिला हो कुछ जानती नहीं हो, अभी भी बोल रही हो। इन लोगों ने कभी महिला को आगे बढ़ाया था और बस 2005 के बाद हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, चुपचाप सुनो, हम सुनाएंगे, नहीं सुनिएगा तो ये आपकी गलती है। आगे देखते हैं कि दिल्ली बेंगलुरु की तरह पटना में थाने की पुलिस का फीडबैक लेने के लिए पटना पुलिस ने जांच किया क्यूआर कोड।
तो पटना में थाने की पुलिस का फीडबैक लेने के लिए पटना पुलिस ने क्यूआर कोड को जांच किया है। थाने में पुलिस ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, क्यूआर कोड स्कैन कर दे सकेंगे फीडबैक, पटना पुलिस की नई पहल। तो पटना पुलिस ने एक नया पहल जारी किया है कि आप थाने में जा रहे हैं, आपके साथ पटना पुलिस का थाना के जो स्टाफ उनका बिहेवियर कैसा है, तो क्यूआर कोड रहेगा, उस पर स्कैन करके आप उनको रेटिंग दे सकते हैं कि उनका कैसा बिहेवियर था, फीडबैक दे सकते हैं। राज्य का पहला जिला जहां आम लोगों के लिए यह सुविधा बहाल की गई है, तो यह पहला जिला बना है पटना जहां पे सुविधा मिली है। ओडी अफसर से लेकर गश्ती गाड़ी में लगेगा क्यूआर कोड हर जगह की, गश्ती गाड़ी वालों का बिहेव कैसा है, ओडी अफसर का बिहेव कैसा है, हर एक थाने में ओडी अफसर के पास लगा रहेगा और साथ ही महिला हेल्प डेस्क के पास और गश्ती वाहनों के पास भी लगाया जाएगा। जिन थानों का फीडबैक बेहतर नहीं होगा वहां की पुलिस पे कार्रवाई भी हो सकती है और जिनका फीडबैक बेहतर होगा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। स्कैन करने पर एक फॉर्म भी खुलेगा। तो आगे देख लेते हैं, पारदर्शिता लाने के लिए क्यूआर कोड लगाया गया, सिटी एसपी का ये कहना है। आगे देखते हैं, सारण के रेडियो मोड़ को मिला पुरस्कार, 500वीं सामुदायिक रेडियो का वैष्णो ने किया उद्घाटन। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णो ने गुरुवार को भारत के 500वीं सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90 FM का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कदम सरकार की एक्ट ईस्ट नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला हेडिंग है कि अगला हेडलाइन है राम बच्चन राय बने बिप के उपसभापति। तो बिप के उपसभापति कौन बने हैं? राम बच्चन राय को, इनको बधाई दिया गया है। आगे देखते हैं अगला हेडलाइन, राम बच्चन राय तो हो गया। 200% से ज्यादा बढ़ा है यूपीआई लेन देन, राज्य की 12.5% आबादी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कर रहे मोबाइल बैंकिंग का उपयोग। मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग की 3 साल में 100% से ज्यादा बढ़ गई है। 110% इंटरनेट बैंकिंग उपभोक्ता बढ़े हैं। कोरोना के बाद बिहार ने अपना डिजिटल लेन देन शुरू किया था। 1 करोड़ नए उपभोक्ता ने शुरू किया मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग और 162% मोबाइल बैंकिंग उपभोक्ता बढ़े 2021 से 2024 के बीच। पॉस मशीन का उपयोग बढ़ा है, प्रदेश में पॉस मशीन के उपयोग में भी तेज बढ़ोतरी हुई है और मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2024 में पॉस मशीनों के उपयोग में 42.13% की वृद्धि हुई है। यूपीआई से खूब हो रहा लेन देन, कोरोना के काल से अभी 3 गुना बढ़ चुका है, कोरोना काल से 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। अगला हेडलाइन है कि प्रदेश में गैर अधिसूचित वन क्षेत्र का होगा सर्वे। तो जो गैर अधिसूचित वन क्षेत्र है उनका सर्वे किया जाएगा। विभाजन के साथ आंकड़ा घटा लेकिन सर्वे नहीं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अविभाजित बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र के बाहर जंगल झाड़ वाले स्थलों का दायरा करीब 5.98 लाख एकड़ था और विभाजन के साथ ये आंकड़ा घट गया है, लेकिन उसके बाद कभी सर्वे नहीं हुआ है। ये आंकड़ा दिया गया है। आगे देखते हैं, 5.98 लाख एकड़ पे 5.98 लाख एकड़ जंगल जो था अविभाजित बिहार में था। संरक्षित वन क्षेत्र के अलावा बड़े जंगल झाड़ वाले क्षेत्र को तैयार होगा और ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मांगा गया आंकड़ा। रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जानी है। आगे देखते हैं कि बिहार पे सौगातों की बरसात होगी। 3 एक्सप्रेसवे बिहार को मिल रहे हैं और 3 कॉरिडोर बन रहा है और बाढ़ के 3 समाधान भी हो रहे हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्रीय बजट में मिली मंजूरी। बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे भी स्वीकृत। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे भी बनेगा। तो बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। पटना से होते हुए पटना पूर्णिया जाएगा और बोधगया लेके राजगीर वैशाली दरभंगा सारे पर्यटन स्थल को जोड़ रहा है ये। और तीसरा है बक्सर से लेकर के भागलपुर एक्सप्रेसवे। 3 कॉरिडोर बने हैं जिसमें कि गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण होगा। विष्णुपद महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। अगला है कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का भी निर्माण होगा। अमृतसर से लेकर के कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय कहाँ बनेगा? तो गया में बनेगा। तो अमृतसर से गया होते हुए जाएगा, औद्योगिक कॉरिडोर जाएगा कोलकाता। राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर भी बनेगा। सप्तऋषि कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो राजगीर में। 3 कॉरिडोर और 3 एक्सप्रेसवे। बाढ़ के 3 समाधान मिले हैं। उनमें है पहला, कोसी मेची लिंक परियोजना को मंजूरी मिला है। उत्तर बिहार में बाढ़ से होने वाले नुकसान का सर्वे होगा और नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। आगे हेडलाइन देखते हैं कि पूर्वोदय की शुरुआत सराहनीय है। 59,000 करोड़ की परियोजना का ऐलान बिहार के लिए बजट में किया गया है। 2 लेन का नया
नवा पुल 2 लेन का नया पुल गंगा पर बनेगा बक्सर में और 26,000 करोड़ सूबे में पथ निर्माण पर भी खर्च किए जाएंगे। आगे देखते हैं कि नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे बिहार में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे विश्वपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित होंगे और नालंदा विश्वविद्यालय को उसको गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित भी किया जाएगा। आगे देखते हैं पीरपैंती में बिजली परियोजना। तो 2400 मेगावाट क्षमता होगी पीरपैंती में बनने वाले नए पावर प्लांट की। पीरपैंती में नए पावर प्लांट बनेंगे जिसकी क्षमता कितनी होगी तो 2400 मेगावाट होगी। 21,400 करोड़ खर्च होंगे बिहार की बिजली परियोजना पर। आगे देख लेते हैं बजट 2024। तो बजट में बिहार के लिए क्या है, हाईवे के लिए 26,000 करोड़ है, जो हाईवे बनेगा 26,000 करोड़। पावर प्लांट लाएंगे 21,000 करोड़ आया उसके लिए। बाढ़ से आपदा की राहत के लिए 11.5 हजार करोड़। बक्सर में गंगा नदी पे पुल बनेगा 2 लेन का, गंगा नदी पे पुल बक्सर में बनेगा 2 लेन का। टूरिज्म का बढ़ावा होगा, गया में विश्वपद मंदिर कॉरिडोर बनेगा और बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण होगा। नालंदा में पर्यटन का भी विकास किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला हेडलाइन है एक्सप्रेस वे। तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 26,000 करोड़, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 26,000 करोड़ खर्च होंगे। और पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे और एक बनेगा बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा कनेक्टिंग सड़क का निर्माण किया जाएगा। और बक्सर में गंगा नदी पे 2 लेन का पुल भी बनाया जाएगा। पहल दक्षिण, अगला देखते हैं कि नालंदा और गया का नक्शा बदलेगा, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने से बदलेगी इलाके की तस्वीर। पहल किया गया है कि दक्षिण बिहार पर्यटन और उद्योग के क्षेत्र में ग्रामीण अग्रणी बनेगा। दक्षिण बिहार जो है पर्यटन और उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। राजगीर और नालंदा के समग्र विकास से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भी यहाँ पे दी जाएंगे। 1670 एकड़ में बनना है औद्योगिक पार्क, 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। 1343 करोड़ रुपया इसके लिए लागत आएगा और 6,000 करोड़ रुपया निवेश की उम्मीद है। 1 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होंगी। उद्योग के नक्शे पर चमकेगा गया, 1 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगी रोजगार। तो औद्योगिक केंद्र की क्या होगी खासियत, इसको देख लेते हैं। अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेस वे से कहीं भी माल पहुंचाना आसान होगा। दिल्ली कोलकाता मुख्य रेल लाइन का नजदीक होना होगा। निर्यात के लिए हल्दिया बंदरगाह तक माल पहुंचाना आसान होगा, इससे अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेसवे से। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नजदीक होने से कंपनियां की रुचि बढ़ेगी। और गया और बोध गया पर्यटन के केंद्र भी बड़े होंगे। पूर्वी उत्तरी और उत्तर पूर्व भारत तक आसान पहुंच होगा। नेपाल बांग्लादेश भूटान के बाजार तक होगी यहाँ के उत्पादों की आसानी से पहुंच। आगे देखते हैं, सूबे में भविष्य की ऊर्जा जरूरतें पूरा करेगा पीरपैंती बिजली घर। तो इस बिजली घर के बनने पर सरकार ने खुले बाजार से बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। 2400 मेगावाट की बिजली उत्पादन होगी पीरपैंती में। और ये पीरपैंती कहाँ है तो ये भागलपुर जिला में है, भागलपुर जिला में बनेगा। 1,000 एकड़ से अधिक की भूमि अधिग्रहण हो चुका है पीरपैंती में। अगला हेडलाइन देखते हैं कि पटना के शाश्वत ने शूटिंग चैंपियनशिप में जीते 3 पदक। पटना के शाश्वत ने शूटिंग चैंपियनशिप में 3 पदक जीत लिए हैं। 1 रजत और 2 कांस्य पदक पर इन्होंने कब्जा किया है। सिवान में आयोजित 34वीं 5 दिवसीय बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में पटना के 16 वर्षीय छात्र हैं जो शाश्वत हैं, इन्होंने ब्रांज एवं 1 सिल्वर मेडल जीता है। मालूम हो कि इस प्रतियोगिता में राज्य भर के कई प्रतिभाशाली शामिल हुए थे, लेकिन इसको जीता है किसने तो जीते हैं ये शाश्वत ने। आगे है हेडलाइन की केंद्रीय करों में बिहार को मिलने वाली हिस्सेदारी 9500 करोड़ रुपए बढ़ी है। केंद्रीय कर में जो बिहार को हिस्सेदारी मिलती थी उसमें 9500 करोड़ की इजाफा हुआ है। 1,22,529 करोड़ रुपए इस बार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। 1,22,529 करोड़ रुपया क्या होगा तो केंद्र प्रायोजित परियोजना होंगी जो बिहार में किए जाएंगे। 47,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सड़क पुल एवं बिजली से जुड़ा योजनाओं के लिए किया जाएगा। केंद्र प्रायोजित योजना के लिए 1,22,529 और जो सड़क पुल बिजली होगा उसके लिए 47,000 रुपया। आगे देखते हैं कि बिहार की काजल होंगी मिस यूनिवर्स इंडिया के प्रतिभागी। बिहार की काजल बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया के प्रतिभागी होंगी। बीच में काजल चौधरी हैं जो विजेता हैं, दाएं और अंजलि नंदनी है पहले रनर अप हैं। राज्य में पहली बार हुआ मिस यूनिवर्स का ऑडिशन। आगे देखते हैं कि लोकसभा में जदयू के रामप्रीत मंडल के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जवाब। केंद्र के 2 टूक, मानक के आधार पर बिहार को नहीं मिल सकता है विशेष राज्य का दर्जा।
आगे देखते हैं कि वित्त राज्य मंत्री ने सदन में बिहार के अनुरोध पे बनी अंतर मंत्रालय समूह की 30 मार्च 2012 को केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट का दावा। राज्यसभा में भी उठा मुद्दा, बिहार को विशेष राज्य देने की मांग सोमवार को राज्यसभा में भी उठी। राजद के सदस्य मनोज झा ने कहा कि इसके लिए उनकी पार्टी संसद से सड़क तक संघर्ष करेगी। राज्य सदस्य ने जदयू सदस्य की ओर संकेत करते हुए कहा कि हमारे कुछ साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं कहते हैं कि विशेष राज्य नहीं दे सको तो विशेष पैकेज ही दे दो। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है। श्री झा ने कहा कि बिहार को यह स्वीकार नहीं है। फ्लैशबैक 2005 से ही इसकी मांग की जा रही है विशेष राज्य की। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग साल 2005 से उठ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में मुख्यमंत्री बनते ही केंद्र सरकार से यह मांग की थी। आगे देखते हैं कि कैसे मिलता है विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधार पर पिछड़े होने चाहिए राज्य। हालांकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 1969 में 5वें वित्त आयोग की सलाह पे गाडगिल समिति के अनुसार पहली बार विशेष राज्य देने का प्रावधान किया गया और इसके अनुसार चिट्ठी के अनुसार पहाड़ी और कठिन भूभाग वाले राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा विशेष राज्य की कैटेगरी में वे क्षेत्र आते हैं जहां कम जनसंख्या हो, घनत्व हो, आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा और पड़ोसी देशों के साथ राज्य की सीमाओं पर रणनीतिक स्थान हो, वैसे राज्यों को भी विशेष राज्य दिया जाता है। आगे देखते हैं क्या मिलती है सुविधाएं विशेष राज्य का, क्यों इतना डिमांड। तो विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को केंद्र सरकार जो पैसे देती है उनमें 90% हिस्सा अनुदान होता है और 10% रुपया बिना ब्याज वाले कर्ज होते हैं। तो विशेष राज्यों को इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम और कॉर्पोरेट में भी काफी छूट होती है। इसके अलावा अगर विशेष राज्य पैसों को खर्च नहीं करते तो ऐसी स्थिति में बचा हुआ रकम अगले वित्त वर्ष के लिए जारी हो सकता है। आगे देखते हैं कि राजगीर की पंच पहाड़ियां जड़ी बूटी का केंद्र बनी हैं। राजगीर की पंच पहाड़ियां जड़ी बूटी का केंद्र हैं। राजगीर की पहाड़ियां जड़ी बूटी के केंद्र बनेंगी और 15,000 से अधिक यहाँ पे पौधे उगाए जाएंगे। बीजों का सीड बॉल बनाकर लगातार 3 साल तक यहाँ पे गिराया जाएगा। आगे देखते हैं कि राजगीर की 5 पहाड़ियां एक बार फिर जड़ी बूटी का केंद्र होंगी और रोगों के आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार करने वाले यहाँ से सस्ते दर पे फल, तना, जड़ और छाल खरीद सकेंगे। आगे देखते हैं कि राज्य में जड़ी बूटी के पौधे के संरक्षण के लिए राज्य जैव विविधता परिषद भी बनाया जाएगा। प्राचीन काल की तरह जड़ी बूटी से रोगों के इलाज के लिए औषधीय पौधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजगीर की पहाड़ियों पर औषधीय पौधे उगाने का निर्देश दिया गया है, जहाँ सीड बॉल बनाकर गिराया जाएगा। पहाड़ियों पर जो सीड होंगे ना, बीज होंगे, उसको बॉल बना के गिराया जाएगा ताकि वहां पे जड़ी बूटी उगे। आगे देखते हैं मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा सहित कई हवाई अड्डों से अब उड़ सकेंगे छोटे विमान। तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा सहित कई हवाई अड्डों से उड़ सकेंगे छोटे विमान और इसका टेंडर जारी हो चुका है। ट्रेनों में साधारण श्रेणी के डिब्बे बढ़ाने की मांग की गई है। जो ट्रेन है उनमें साधारण श्रेणी के डिब्बों बढ़ाने की मांग की गई है। डॉक्टर भीम सिंह ने स्पेशल मेंशन के तहत ट्रेनों में साधारण श्रेणी के जो डिब्बे हैं उनकी संख्या बढ़ाने का रेल मंत्री से अनुरोध किया है, जिससे प्रवासी लोगों, खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले प्रवासी मजदूर जो ऐसी श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते उन्हें असुविधा का सामना करना न पड़े। उन्होंने कहा है कि साधारण श्रेणी के डिब्बों की संख्या कम होने के कारण पर्व त्योहार के समय गरीब मजदूर प्रवासी डिब्बों में ठूंस कर जाने को विवश होते हैं। आगे देखते हैं अगला हेडलाइन है कि बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने को केंद्र ने बनाई विशेषज्ञों की कमेटी। बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने को केंद्र ने बनाई है विशेषज्ञों की कमेटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सांसद संजय झा मिले केंद्रीय मंत्री से और बिहार की बाढ़ के मुद्दे पर सीतारमण ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक की। गठित समिति में कौन कौन है, तो लोअर गंगा बेसिन ऑर्गेनाइजेशन LGBO की पटना के मुख्य अभियंता अम्बरीश नायक की अध्यक्षता में गठित कमेटी में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के निदेशक संजीव कुमार, केंद्रीय जल आयोग के तहत BCD के निदेशक SK शर्मा और जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया। आगे देखते हैं कि 1 करोड़ के निवेश पे 25 लाख तक के अनुदान का प्रावधान है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार देगी अनुदान। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अनुदान देगी और पर्यटन विभाग निदेशकों को देगा 25 करोड़ तक का अनुदान। तो अब यहीं तक इसको खत्म करते हैं, इसके आगे देखेंगे अगले वीडियो में। और कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं और कोई अन्य टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको भी जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।